बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जॉर्ज मिलर के मुताबिक कम्युनिकेशन उस चीज़ का नाम है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को एक शख्स से दूसरे शख्स तक ईजी वे से पहुंचा सकते हो। इजी वे से मुराद ये है कि आप किन चीज़ों का इंतखाब करते हैं और आपका मैसेज जो है वो दूसरों तक आसानी से पहुंच जाता है और आपकी शख्सियत की एक अच्छी छाप वो कम्युनिकेशन छोड़ जाता है दूसरे के ऊपर। तो इसको इम्प्रूव करने के हवाले से आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मेरे नज़दीक जो सबसे पहला पॉइंट है ये है कि आप में ऐसी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि वो बंदा कोई भी हो जो आपकी बात सुनने को उसका दिल चाहे, कि ये बंदा जो बात करेगा बड़ी अच्छी तरीके से उसको बयान करेगा और वो बात बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये देखिए ज़रा, जैसे ही हम किसी गैदरिंग में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम किसी के साथ जो है वो टेबल टॉक कर सके या किसी के साथ जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर सके। यानी हम वन वे एक ही होता है जो हम लोगों को देखते हैं, वो फिर हम उसको जज करते हैं कि ये शख्सियत ऐसी है। तो उसमें जो जजमेंट होती है हम किस बेस पे करते हैं, पर्सनैलिटी के लिहाज से करते हैं। जो हम लोगों को देखते हैं तो उनमें अगर तो उसकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, बड़ी वेल टू डू है, बड़ी शानदार ड्रेसिंग है, तो हम उसको जज कर देते हैं कि ये कम्युनिकेशन के लिहाज से भी बड़ा अच्छा बंदा होगा। यानी अगर इसकी ड्रेसिंग अच्छी है या इसका लिबास अच्छा है तो इसमें बोलने की भी यानी उसे बात करने को भी दिल चाहता है। यानी कम्युनिकेशन एक किस्म की जो अगले बंदे को अट्रैक्ट जो चीज़ करती है वो आपकी ड्रेसिंग होती है। यानी आपका लिबास जो है वो शानदार किस्म का होना चाहिए। खुश लिबास अगर आप हैं तो आपको कम्युनिकेशन करने में भी आसानी हो सकती है। यानी आपकी पर्सनैलिटी आपके साथ एक प्लस पॉइंट होता है दूसरों को बात सुनाने में या दूसरों को अपनी बात मनवाने में। यानी अगर आप खुशनुमा लिबास पहना हुआ है आपने, आपका लिबास अच्छा है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है आपकी, तो आपका कम्युनिकेशन भी लोगों पे इम्पैक्ट यानी एक छाप छोड़ सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो होगा हमारे नज़दीक वो होता है मुनासिब ज़ुबान का इंतखाब। यानी सूटेबल लैंग्वेज अगर चूज़ करते हैं आप, किसी से कम्युनिकेशन करते हुए आप सूटेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप अपना पैगाम बड़े इजी तरीके के साथ दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अलमिया हमारे मुआशरे का ये है कि हम उसको एजुकेटेड पर्सन मानते हैं जो एक शानदार किस्म का एक्सेंट रखता हो इंग्लिश बोलने के लिहाज से, या जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, या जो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करता हो। हम समझते हैं ये बड़ा लाइक फाइक किस्म का इंसान है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज बट इट्स नॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ योर नॉलेज। ये बात बड़े अच्छे तरीके से अपने जहन में रख ले कि इंग्लिश का इस्तेमाल कभी भी ये नहीं बताता कि आप बड़े जो हैं वो लाइक फाइक इंसान हैं। यानी अगर आप एक ऐसी गैदरिंग में बैठ गए हैं जो कि बिल्कुल गैदरिंग जिनकी लैंग्वेज ही पंजाबी है, जो सिर्फ अंडरस्टैंड ही पंजाबी को करते हैं, तो फिर आप अपना पैगाम कैसे उन तक कन्वीनियंट वे के साथ जो है वो पहुंचा सकते हैं। इंग्लिश तो कभी भी हेल्पफुल नहीं होगी। तो उसके लिए फिर आपको सूटेबल वही की लैंग्वेज यूज़ करना होगी। यानी जैसा देश होगा आपका वैसा ही बेस होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो गैदरिंग है उसी के मुताबिक अपनी अल्फाज का चुनाव करें। अगर आप एक उर्दू के गैदरिंग में बैठ गए हुए हैं तो आपकी लैंग्वेज उर्दू होनी चाहिए जिसमें आप प्रॉपर तरीके से आप अपने पैगाम को पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप किसी इंग्लिश गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो फिर वो उर्दू वहाँ पे आपके काम नहीं आने वाली बल्कि इंग्लिश ही आपके काम आएगी। यानी लैंग्वेज इज़ जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन। यानी ये एक किस्म का तरीका है या आसान कह लें कि आपके कम्युनिकेशन को बनाने का तरीका है। देखें अगर हम पिछले वक्तों में चले जाएं तो जब ज़ुबानों का आगाज़ ही नहीं था हुआ तो लोग अपने बात को कैसे दूसरों तक पहुंचाते थे। या तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों का इस्तेमाल करते थे, यानी ऐसी आवाज़ें निकालते थे जिससे अगले बंदे को पता चल जाता था कि ये एक बंदा ये कहना चाह रहा है, या वो ऐसे सिम्टम्स या ऐसे साइंस शो करता था जिससे ये पता चल जाता था कि ये बंदा ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो
मुनासिब ज़ुबान का इंतखाब आपके कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतरीन बना सकता है, आपके अल्फाज को दूसरों तक ईज़ी तरीके से पहुंचा सकता है। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें, आपकी ज़ुबान जो है वो बड़ी सूटेबल होनी चाहिए। थर्ड वन जो पॉइंट है, तनकीद। अब तनकीद, मैं इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि तनकीद बिल्कुल भी ना की जाए। तनकीद की जाए, लेकिन तनकीद इस लिहाज से की जाए कि जिससे किसी की बेहतरी हो सके। लेकिन अगर आप बार बार किसी को तनकीद करते हैं तो वो बंदा आपके ख़िलाफ़ हो जाता है जिस पर आप तनकीद करते हैं। जब आप तनकीद का फैक्टर लाते हैं तो वो शख्स ये समझता है कि शायद इसको मेरे से कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से ये बार बार मुझ में नक्स निकाल रहा है या मुझे बार बार मेरी खामियां ही बताई जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि एक बंदा है तो उसमें सारी की सारी खूबियां ही हों। ज़ाहिर बात है खामियां भी तो होती हैं, ये हम सब लोग जानते हैं कि हम में क्या खामियां हैं या क्या खूबियाँ हैं। तो तनकीद जो है, तनकीद एक पॉजिटिव वे से होनी चाहिए। जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है ना कि किसी की तारीफ़ हमेशा सबके सामने करो और किसी की खामी को हमेशा तन्हाई में बयान करो। तो जब आप किसी की खूबी को सबके सामने बयान करते हो तो तब वो बंदा ये समझता है, जिसकी आप खूबी बयान कर रहे हैं, तो वो ये समझता है कि शायद ये मेरा बंदा बड़ा चाहने वाला है, यानी उसके ऊपर आपकी तारीफ़ का बड़ा इम्पेक्ट होता है। लेकिन जब आप उसी की खामी को पब्लिकली अनाउंस करोगे तो वो ये समझेगा कि ये मुझसे जैसी फील करता है या मुझसे जेलस होता है। और इसी तरह जब आप खामी को तन्हाई में लेके जाके बयान करेंगे तो भी वो बंदा ये समझेगा कि ये मेरी बेटरमेंट चाहता है। तो तनकीद, जब आप में तनकीद का फैक्टर होता है तो तनकीद अगर आप पब्लिकली करते हैं तो कोई भी बंदा कभी भी आपकी बात को फिर सीरियस नहीं लेता। फिर वो अगली बार उसकी कोशिश होगी कि वो आपके सामने ही ना आए। क्यों? क्योंकि आप बार बार उसको सिर्फ उसका नेगेटिव चेहरा है वही दिखाई जा रहे हैं, उसकी पॉजिटिविटी कुछ भी नहीं बता रहे। तो जब भी आपको तनकीद करनी हो, तनकीद करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। तनकीद अगर आपने किसी पे करनी है या किसी को आप उसके नेगेटिव चीज़ें हैं वो बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक ग्राउंड बनाना होगा। ग्राउंड क्या बनाना है कि जैसे आपको ये पता है कि ये फ़लाँ बंदे में ये खामी है और ये खूबी है, तो सबसे पहले आप उसको तन्हाई में ले जाएं। तन्हाई में भी उसको पहले उसकी खूबी बता दें कि यार ये पॉइंट तुम्हें बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है। अगर ये वाला पॉइंट भी स्लाइड सा ऐसा इसी की तरह हो जाए जो तुम्हारी खूबी है तो बड़ा ही अच्छा होगा। फिर वो बंदा आपकी बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा, जो आपकी बात है वो बड़े अच्छे तरीके से उसको जज भी करेगा और समझेगा भी, और हो सकता है उसके ऊपर मुमकिन हद तक वो इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेगा कि जो पॉइंट आपने उसको बताया है। तो जब आप पब्लिकली उसकी क्रिटिसिज्म को बयान करेंगे तो फिर वो आपके खिलाफ हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ वन पॉइंट है गुस्सा कम करना। ये देखिए ज़रा, ये गुस्सा एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आप खुश लिबास भी हैं, मुनासिब ज़ुबान का इंतखाब भी करने वाले शख्स हैं, तनकीद भी आप नहीं करते, लेकिन आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अगर आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो आप कभी भी दूसरे बंदे को अपनी बात प्रॉपर वे से नहीं पहुंचा सकते। यानी वो बंदा आपसे बात करते हुए या डरेगा या पंजाबी में कहते हैं कि कन्नी कतराएगा, यानी कि वो आपसे अलहदा होना बेहतर समझेगा, यानी सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ योर एंगर। तो अगर आपको अपनी बात मनवानी है, हम अक्सर ये कह देते हैं ना, यार ये बंदा गुस्से वाला है तो ये दिल का बड़ा अच्छा है, बट उस दिल के अच्छे होने का क्या फ़ायदा जब आप किसी के एहसासात की कदर ही नहीं करते। बाद में क्या पछताना जब आपके अंदर की जो भड़ास है वो आप निकाल लेते हैं या अगले बंदे को इतना आप उसके ऊपर हैवी हो जाते हैं अपने गुस्से से, तो उस बाद में पछताने का क्या फ़ायदा होता है जनाब? कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर जाते हैं गुस्से के अंदर, आपको ये नहीं पता चलता कि मैंने ये अल्फाज अगर बोले तो उसकी शख्सियत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो उस दिल के अच्छे होने का मेरे नज़दीक कोई फ़ायदा नहीं है। यानी देखिए, हसासियत उस चीज़ को हम कहते हैं जिससे आपको दूसरे की कदर हो, दूसरे का एहसास हो। जब आप में एहसास ही नहीं है तो जनाब आप किस किस्म के हसास पर्सन हैं?
अगर आप में एहसास ही नहीं है, गुस्से के अंदर आप इस चीज़ को देखते ही नहीं है कि मुझ में ये फैक्टर नहीं होना चाहिए, मुझे ये पॉइंट नहीं बोलना चाहिए कि अगले बंदे की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है, तो बाद में ये कह देना यार मुझे एट दैट टाइम बड़ा गुस्सा था तो मैंने ये बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उस वक्त पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह एक कील को गाड़ते हैं ना किसी जगह पे, तो कील को गाड़ने के बाद वहाँ से कील को अगर निकाल भी लिया जाए ना तो वहाँ पे वो अपना एक छाप छोड़ जाता है, अपना निशान छोड़ जाता है। आपका गुस्सा भी बिल्कुल वही चीज़ करता है, यानी आपकी बातें भी बिल्कुल वही चीज़ें करती हैं कि जिस तरह कील निकालने के बाद वहाँ पे एक निशान रह जाता है ना, तो आपके गुस्से में बोली गई बातें भी, चाहे आप उन बातों का अजाला करना चाह रहे हैं मुआफ़ी की शक्ल में, लेकिन फिर उस शख्सियत के ऊपर जिस तरह कील ने निशान छोड़ा हुआ है वैसे ही आपकी बातें उसके ऊपर वो निशान छोड़ जाती हैं। तो गुस्से को अपने कम्युनिकेशन के अंदर गुस्से को ना लाएं, आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल तबाह हो जाएगा, कोई भी आपकी बात को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करेगा। आई होप सो कि आज के लेक्चर को मैं आप तक प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर पाया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।